Hello everyone, I am Malvika, your sociology educator at CUET Concept. So, as you guys might know कि CUET PG के application forms अभी खुल रखे हैं. तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि जो आपका लास्ट डेट है सबमिशन का, ठीक है, फॉर्म्स के लिए, दैट इज 14th of January and I will suggest अभी बहुत टाइम है, till 10 एटलीस्ट फॉर्म भर लो. उसके बाद क्यों रिस्क वगैरह के भरोसे रहना, तो वो चीज़ अभी देख लेना, ठीक है. करेक्शन पोर्टल आपका खुल जाएगा 18th of January से 20th of January तक, ठीक है. और एज यू गाइस माइट नो कि लास्ट ईयर हमारा सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ था 29 मार्च को. तो इस बार भी आपका सोशियोलॉजी का जो CUET PG का एग्जाम है और बाकी जो सारे भी CUET PG के एग्जाम्स हैं, दैट वुड बी अराउंड मार्च 2026, ठीक है. और बाकी जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सिटीज है, वो आपको बाद में पता चल जाएगी, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आप मुझसे सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी हद तक पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे सोशियोलॉजी पढ़ें, तो अभी कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पर आपको CUET PG का कोर्स दैट विल जस्ट कॉस्ट यू अराउंड समथिंग 2024 एंड दैट इज अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. जब आप देखोगे कि आपको वहाँ पे सब मॉक्स प्रोवाइड हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो रही है, तो यू कैन श्योरली गो एंड बाय दिस कोर्स एट आवर ऐप, ठीक है. तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फेमिनिज्म से, ठीक है. आज की वीडियो का मोटो रहेगा हमारा फेमिनिज्म को कवर करना. तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड से हटा दीजिएगा कि फेमिनिज्म इज अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर मैन. दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है. लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो फेमिनिज्म क्या होता है कि वुमेन को एक हायर स्ट्रेटा पे रहना चाहिए और आदमियों को एक लोअर स्ट्रेटा पे, सो दैट वुमेन कैन डोमिनेट मैन. दैट इज व्हाट फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट. नहीं, फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स, ठीक है. जब भी हम बात करेंगे फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म किसकी बात कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स. तो सबसे पहले ये नोट डाउन करना है आपको कि फेमिनिज्म क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स. जो जो चीज मैं आपको बोलते जाऊंगी नोट डाउन करने, उसको आप नोट डाउन करते जाना. यू माइट ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि अरे फेमिनिज्म तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस में है. हमारे सिलेबस में जेंडर है ना. आप देखोगे कि हमारे 6 टॉपिक्स, इसमें से 2 टॉपिक्स में तो हमें जेंडर रिलेटेड बात की गई हुई है, ठीक है. जेंडर इज रिलेटेड टू फेमिनिज्म, ठीक है. तो हम फेमिनिज्म के टॉपिक में हम आज की क्लास में देखने वाले फेमिनिज्म क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट द डोमिनेशन ऑफ फीमेल ओवर मेल्स, इट इज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स, की सभी जेंडर्स क्या है हमारे लिए इक्वल है, ठीक है. उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि क्या टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है. एंड अगर हम बात करेंगे टाइप्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें लिबरल फेमिनिज्म देखने को मिलेगा, रेडिकल फेमिनिज्म देखने को मिलेगा, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्टिक फेमिनिज्म देखने को मिलेगा. अब ये क्या होता है, आप पूछोगे मैम कि लाइक लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रोचेस, कि जब आप फेमिनिज्म को पढ़ोगे ना, तो आप किसी ना किसी अप्रोच से पढ़ोगे. जब हम अप्रोचेस की बात करेंगे, वहां पे हमें देखने को मिलेगा वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट. तो ऐसे आप 3 अप्रोचेस को देखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, आज की क्लास में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज हम कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स को भी देखने वाले हैं, ठीक है. ये वीडियो के बाद आपको फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ और, जेंडर से रिलेटेड कुछ और देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, मतलब जेंडर से रिलेटेड आप बात करोगे तो आपको कुछ सर्टेन आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पेड कोर्स में कवर करवा दिया है. यहाँ पर हमारा मेजर फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म को समझने का, अप्रोचेस ऑफ फेमिनिज्म को समझने का, एंड फेमिनिस्ट थिंकर्स के बारे में जानने का, और उनके क्या क्या मेन की कॉन्सेप्ट्स है, मेन उनकी बुक्स है, वो देखने, ठीक है. और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप जो भी वुमेन से रिलेटेड वुमेन इक्वालिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस है या हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसको आप खुद से भी नोट डाउन कर सकते हो नॉर्मली गूगल करके, ठीक है. तो अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म. तो एज आई सेड अर्लियर कि फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स, ठीक है. यहाँ पर किसी का सबऑर्डिनेशन नहीं किया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे किसी को सबऑर्डिनेट नहीं किया जाता, यहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट करने की बात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ फेमिनिज्म है वो हमारे पास आता है लिबरल फेमिनिज्म। कौन सा? लिबरल फेमिनिज्म। अब लिबरल फेमिनिज्म किसकी बात करता है? इट फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे लिबरल फेमिनिज्म, उसके आगे आप क्या लिखोगे कि दैट इट फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो लिबरल फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट कि कैसे हर किसी के पास इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए लॉ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा मेन क्रक्स हो गया लिबरल फेमिनिज्म का, कि लिबरल फेमिनिज्म हमें बोलता क्या है। ठीक है, अब इन लोगों का, लिबरल फेमिनिस्ट लोगों का ये भी मानना है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। आप बायोलॉजिकली वुमेन है, इसका आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना आपको सोसाइटी आपको एज अ वुमेन लाइक इंफीरियर फील करवाती है, उसकी वजह से ही जेंडर इनइक्वालिटी आती है। तो यहाँ पे दे बिलीव दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज ड्यू टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, नॉट बायोलॉजी। ठीक है, देन इट एडवोकेट्स फॉर रिफॉर्म थ्रू लीगल चेंज, नॉट अ सिस्टमिक ओवरथ्रो। तो लिबरल फेमिनिस्ट का ये भी था कि ऐसा नहीं कि आप पूरा सिस्टम ही ओवरथ्रो कर दोगे तो जो ये जेंडर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है दैट विल गेट सॉर्ट आउट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लीगली कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, आपको कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो ये जेंडर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है ये कम हो जाए। यहाँ पर हमें कुछ मेजर थिंकर्स हमारी देखने को मिलती है, लाइक मैरी वोल्सनक्राफ्ट, बेटी फ्रेडन एंड जे.एस. मिल। तो इनको हम आगे फेमिनिस्ट थिंकर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं कानून, शिक्षा और रोजगार में समान अधिकारों और समान अवसरों की, तो वहां पर हमारे पास आता है उदार नारीवाद। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ फिगर्स आप देख सकते हैं, आप इसको रीड करके इसलिए समझ सकते हो। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है रेडिकल फेमिनिज्म का। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा अपने लिबरल फेमिनिज्म को, जहाँ पे उन्होंने बात की इक्वल राइट्स की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। अब हम बात करने वाले हैं हमारे रेडिकल फेमिनिज्म की, जहाँ पे दे व्यू पैट्रियार्की एज अ मेन एंड यूनिवर्सल सोर्स ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन। तो जब हम बात कर रहे थे ना लिबरल फेमिनिज्म की, हमने क्या बोला था कि हमें पूरा सिस्टम ओवरथ्रो नहीं करना है, राइट, हमें लीगल रिफॉर्म्स लाने हैं। बट जब हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो उनका मानना था कि जो भी सब फसाद की जड़ है ना वो क्या है? पैट्रियार्की। अगर आप पैट्रियार्की हटा दोगे ना, जेंडर इनइक्वालिटी हट जाएगी। ठीक है, जो भी औरतों का ऑपरेशन हो रहा है दैट इज बिकॉज हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है नेचर, उनका ये मानना था। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोला कि जो ये आप सेक्सुअलिटी का बात करते हो ना, जो आप ये बायोलॉजी का बात करते हो, ये कुछ नहीं है, दे आर जस्ट टूल्स ऑफ मेल डोमिनेशन। ये एक टूल की तरह वर्क करते हैं और हेल्प करते हैं मेल को डोमिनेट करने में ओवर वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट उनका कहना था कि ना आपको जो भी ये नॉन प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है या जो भी एलजीबीटीक्यू की बात करते हैं वो इनको ऑफन एडवोकेट करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ थिंकर्स देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट शुलामित फायरस्टोन, केट मिलेट। ठीक है, ऐसे थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस याद रखते हैं। ठीक है, कि जब हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं तो दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जब हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं उनका मानना है कि पैट्रियार्की ही मेन रीजन है हमारा वुमेन ऑपरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म का ये मानना था कि जैसे रेडिकल वाले बोल रहे हैं पैट्रियार्की प्रॉब्लम, ठीक है, सोशलिस्ट वाले बोलते सिर्फ पैट्रियार्की प्रॉब्लम नहीं है, पैट्रियार्की प्रॉब्लम है, नो डाउट है, कैपिटलिज्म भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर सोशलिस्ट वालों का बोलना था कि कैपिटलिज्म प्लस पैट्रियार्की की वजह से हमें वुमेन ऑपरेशन देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फोकस था कि जैसे आपको पता है अनपेड लेबर क्या होता है? अनपेड वर्क डन बाय वुमेन। अभी आप बोलोगे मैम ये क्या होता है? तो घर पे हमारी जो मम्मा लोग हैं, ठीक है, जो भी फीमेल्स है हमारे घर की इन जनरल, आप उनको घर पे काम करते देखोगे, ठीक है, डोमेस्टिक चोर्स करते हुए देखोगे। बट क्या वो जो डोमेस्टिक चोर्स कर रहे हैं उनको उनका पैसा मिलता है? दैट इज द क्वेश्चन। नो, नहीं मिलता। तो वही जो ये थिंकर्स हैं ये उसको हाईलाइट करते हुए बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं अनपेड लेबर वर्क है। बिकॉज अगर वही वर्क एक कोई भी औरत, कोई भी आदमी किसी और के घर पे जा के करे तो दैट पर्सन विल गेट पेड।
बट अगर वही इंसान अपने घर पे वो हाउस होल्ड चोर्स करता है तो बोलते हैं अरे ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये अनपेड लेबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि आप काम कर रहे हो पर आपको पैसा नहीं मिल रहा है। स्पेशली ये यूज किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन जो हाउस होल्ड चोर्स करती हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि उनको लेबर देना तो अलग की बात है कि आप उनको पेड लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, उनको घर पे काम करने के पैसे दे रहे हो, हम लोग उस काम की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। दैट इज ऑल्सो कंसर्न कि अरे घर पे ही तो बैठे हैं, कर लेंगे काम, खाना ही तो बनाना है, बर्तन ही तो धोना है, तो उनके काम की हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते ज्यादातर। तो दैट इज ऑल्सो कंसर्न जो हमको माइंड में रखना चाहिए कि वी शुड रिस्पेक्ट देयर वर्क टू। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे उनका फोकस मेजरली रहता है कि जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक लेबर पे उनका फोकस रहता है, उनका अनपेड लेबर को लेके कंसर्न रहता है। ठीक है, और उनका कहना ये था, और उनका जो कहना था कि अगर हमें ये ऑपरेशन को खत्म करना है तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जी जो पे जेंडर रिलेशंस है इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा अगर हमें वुमेन ऑपरेशन खत्म करना है। यहाँ पर हमें थिंकर्स देखने को मिलते हैं लाइक जूलियट मिशेल। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास फेमस नाम आते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन हम लोग चलते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पे कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है। तो जब बात होती है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो रूट कॉज है वुमेन ऑपरेशन का दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिटलिज्म। जब एक बात है याद रखना, जब भी हमारी मार्क्सिज्म की बात होगी, मार्क्सिस्ट लोगों की बात होगी, उनके अकॉर्डिंग जो भी दुनिया में है सब फसाद की जड़ इकोनॉमी ही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कैपिटलिज्म में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो है उनका भी ये मानना है कि जो वुमेन ऑपरेशन का रूट कॉज है दैट इज व्हाट, कैपिटलिज्म। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी देखा कि जो औरतें हैं दे आर जस्ट केप्ट एज अ रिजर्व लेबर। रिजर्व लेबर आप कैसे समझोगे कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, और उस इंडस्ट्री में उनको बहुत सारे अचानक से लेबर्स की नीड हुई है, उनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, बहुत बड़ा ऑर्डर आया, इंटरनेशनल ऑर्डर आप बोल सकते हो, एक फैक्ट्री के पास आया और उनको अचानक से बहुत लेबर्स की नीड पड़ी, तो फटाफट से वुमेन्स को हायर भी करना शुरू कर देंगे, औरतों को हायर करना शुरू कर देंगे। पर जैसे उनको वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा वो जो वुमेन वर्कर्स उन्होंने हायर की थी उनको ले ऑफ भी करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज समझ आ रही है कि हम वुमेन को एज ए लेबर तब यूज कर रहे हैं जब हमें उसकी नीड हो। तो ऐसा तो ये हो गया ना कि हम वुमेन को एज ए रिजर्व लेबर रख रहे हैं कि जब हमें आपकी नीड होगी हम आपको हायर कर देंगे, जब हमें आपकी नीड दे होगी वी विल ले यू। ये क्लियर हुआ। इन्होंने ही यही पर्सपेक्टिव के लोग थे, ये टाइप के फेमिनिज्म के अंदर वो लोग आते हैं जिन्होंने रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को सपोर्ट करते हैं, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करते, बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर उनका ये कहना था कि अगर आपको वुमेन लिबरेशन चाहिए ना, अगर आपको औरत की आज़ादी चाहिए, कैपिटलिज्म का वर्ड्स होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें थिंकर्स देखने को मिलते हैं मार्गरेट बेंस्टन। ठीक है, देन वी हैव फ्रेडरिक एंजल्स जो कि मार्क्स से काफी अच्छे दोस्त थे, इफ यू गाइस नो। तो यहाँ पर लेट्स मेक अ चार्ट जो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी आर सीइंग टाइप्स, फेमिनिज्म के टाइप्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जब हम फेमिनिज्म के टाइप्स की बात करते हैं ना तो सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आता है दैट इज लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, देन वी कैन हैव radical feminism, then we also have socialist feminism and मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ठीक है, सबसे पहले की क्लैरिटी आपको होगी कि हमारे पास चार टाइप के फेमिनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करेंगे ना लिबरल फेमिनिज्म की तो दे विल टॉक अबाउट इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जब हम बात करेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट की, उनका कहना क्या था, जैसे पहले इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का क्या कहना था। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो हमारा मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है कैपिटलिज्म से, कि जो मेन कॉज है इनके अकॉर्डिंग, रूट कॉज क्या है वुमेन ऑपरेशन का, इनके अकॉर्डिंग जो रूट कॉज है वुमेन ऑपरेशन का दैट इज कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं देन वी हैव रेडिकल एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म।
तो जो रेडिकल फेमिनिज्म था उनका कहना क्या था कि जो हमारा रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का, दैट इज व्हाट पैट्रियार्की इज। इनके अकॉर्डिंग रूट कॉज क्या था? पैट्रियार्की। ठीक है। एंड अगर हम बात करें सोशलिस्ट फेमिनिज्म की, तो इनके अकॉर्डिंग रूट कॉज था कि जो भी वुमेन ऑपरेशन है इसका रूट कॉज क्या है? पैट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म। तो अगर आप चाहते हो तो इनके नीचे एक दो मेन थिंकर्स लिख सकते हो, या तो जब मैं आपको फेमिनिस्ट थिंकर्स सब पढ़ा दूंगी आप उनको इन टाइप्स में क्लासिफाई करते जाना। तो ये हमारी मेजर टाइप्स है, इसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स हैं, पर जो हमारी मेजर 4 टाइप्स है वो हमारे पास ये है, लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। ठीक है। इसके अलावा अब हम बाकी टाइप्स पे चलते हैं। तो अब हमें देखने को मिलेगा इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट इंटरसेक्शनैलिटी, जो कि ये जो इंटरसेक्शनैलिटी टर्म है ये कौन किया था? किम्बर्ली क्रैनशॉ ने, जो हम आगे फेमिनिस्ट थिंकर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी की बात होती है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है मैम? इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसके साथ समझते हैं कि अगर एक अपर कास्ट की वुमेन है, उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ऑपरेशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हर जेंडर। ठीक है। बट एक दलित वुमेन, ठीक है, अब उस दलित वुमेन को ऑपरेशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज एक तो वो दलित है, दूसरा वो क्या है? वुमेन है, जेंडर। तो यहाँ पर आपको एक साइड पे आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे रूट कॉज ऑपरेशन का जेंडर है, यहाँ पे रूट कॉज ऑपरेशन का जेंडर है प्लस कास्ट भी। यहाँ पे आप क्लास को भी जोड़ सकते हैं एज अ फैक्टर। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि दो या दो से ज्यादा प्रॉब्लम जब ओवरलैप कर रही है एक इंसान पे, तो उसका डुअल ट्रिपल ऑपरेशन होगा, दैट व्हाट इंटरसेक्शनैलिटी टॉक्स अबाउट। ठीक है। कि जब एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स ओवरलैप करेंगी और वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोल लेते हैं? इंटरसेक्शनैलिटी। तो इंटरसेक्शनैलिटी का टर्म कौन किया था? क्रैम्बले क्रैनशॉ ने। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की, तो दे हैड टॉक्ड अबाउट कि कैसे जो ऑपरेशन का सिस्टम है ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। कैसे रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्सुअलिटी, जब ये सब एक साथ आ जाएगा ना, तो जो ऑपरेशन की टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म को, बिकॉज उस टाइम पे जो फेमिनिज्म आ रहा था, जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म उस टाइम पे आ रहा था, उस टाइम पे हमें ये देखने को मिल रहा था कि वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न वुमेन वर कमिंग अहेड। ठीक है। और वो अपनी बात कर रहे थे कि हमारे जेंडर की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट वहां पर ना जो चीज लैक कर रही थी वो थी मास। मास क्यों? मतलब ज्यादा लोग, क्योंकि आप सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो वहां पे। वो लोग सिर्फ वाइट वुमेन की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दे वर नॉट थिंकिंग कि उनका प्रॉब्लम सिर्फ जेंडर का ही है। ठीक है। उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ये प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ रहा। ठीक है। उनका रूट कॉज कहीं ना कहीं जो जेंडर है, पर बाकी अगर हम औरतों की बात करें, उनका रूट कॉज कैन बी देयर कास्ट, देयर क्लास, ठीक है, देयर रेस। ये चीज क्लैरिटी मिल गई आपको कि यहाँ पर उन्होंने मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज किया बिकॉज ये सिर्फ वाइट और मिडिल क्लास वुमेन की बात कर रहे थे। ठीक है। ना ये लोग एकदम लोअर कास्ट पे लाइक फोकस कर रहे थे, लोअर क्लास पे फोकस कर रहे थे, ना ही एकदम अपर क्लास पे फोकस कर रहे थे। ठीक है। देन इन्होंने बोला कि जो मार्जिनलाइज औरतें हैं, ऐसी औरतें जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनके एक्सपीरियंसेस की भी तो बात करो, उनको जो ऑपरेस किया जा रहा है उनके ऑपरेशन की भी तो बात करो। देन यहाँ पर हमें किम्बर्ली क्रैनशॉ देखने को मिलती है, ऑफ कोर्स बिकॉज इन्होंने तो टर्म कॉइन ही किया है। देन पैट्रिशिया हिल कॉलिंस हमें देखने को मिलते हैं, हु टॉक्स अबाउट ब्लैक फेमिनिज्म। देन बेल हुक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म पे। अब हमने देख लिया इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या होता है, अब हम चलते हैं अपने पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पे। यहाँ पर जो उनका कहना था पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का, कि जो हमने ये रिजिड कैटेगरीज बना के रखी है ना, कि मेल फीमेल खत्म, ये रिजिड कैटेगरीज होगी ना, इसको पहले तो हटाइए। तो ये जो रिजिड कैटेगरीज है आपकी, जो ये फिक्स्ड कैटेगरीज है आपकी, सेक्स की, जेंडर की या आइडेंटिटी की, इसको तो पहले हटाइए। ठीक है। इसको रिजेक्ट करता है हमारा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। और उनका ये भी मानना था कि जो ये जेंडर है ये सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर को सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बिकॉज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है सेक्स। बट अगर हम बात करते हैं एक इंसान के जेंडर की, तो दैट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है। देन
यहाँ पर आपकी सोसाइटी में देयर आर सर्टेन, बोला जाता है कि देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल ट्रुथ्स अबाउट वुमेन, औरतें हमेशा आदमियों से वीक है, चाहे वो मेंटली ही क्यों बात ना हो। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म इसको रिजेक्ट करता है कि नॉट नेसेसरी कि औरतें हमेशा आदमियों से वीक है, मे बी फिजियोलॉजिकली टू सम एक्सटेंट बोल सकते हैं कि थोड़ा सा, एंड उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किन दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, पर एवरेज को अगर हम कंपेयर करें तो बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा हो सकता है, बट साइकोलॉजिकली वीक है, इसको वो लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हमें थिंकर देखने को मिलता है लाइक जूडिथ बटलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इको फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इको फेमिनिज्म ये वो टाइप ऑफ फेमिनिज्म है जहां पर ये इको फेमिनिस्ट थिंकर का ये मानना है कि पेट्रियार्की इज अ रूट कॉज, इनका भी यही मानना है कि पेट्रियार्की ही रूट कॉज है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इनका मानना पेट्रियार्की रूट कॉज है वुमेन एम्पोरेशन का एंड इन्वायरमेंटल ऑपरेशन का। ये आदमी लोग ही हैं जो औरतों को भी ऑप्रेस कर रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी ऑप्रेस कर रहे हैं। तो इको फेमिनिज्म क्या बोलता है, इन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर के साथ। ठीक है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, दे क्रिटिसाइज कैपिटलिस्ट पैट्रियार्कल सिस्टम दैट हैव्स बोथ इक्वालिटी एंड वुमेन। देखो कि अगर कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की की अगर हम बात करें, कैपिटलिज्म के टाइम की पैट्रियार्की की हम बात करें, वहां पर प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट को भी बहुत आती है और वुमेन को भी बहुत ज्यादा ही आती है। यहाँ पर उन्होंने सस्टेनेबिलिटी पे फोकस की, जब बात हो रही है इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे तो फोकस करेंगे ही। यहाँ पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हमें देखने को मिलता है दैट इज वंदना शिवा, मारिया मिस एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन हम देखने वाले अपने लास्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म दैट इज पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न फेमिनिज्म को। यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव में जो भी थिंकर फॉल करते हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे वेस्टर्न फेमिनिज्म को कि यार उन्होंने सिर्फ वेस्ट की औरतों की बात की है, उन्होंने जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी वहां की औरतों की बात नहीं की है। ठीक है, वहां की हिस्ट्री का उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उन औरतों पर उसकी भी बात नहीं की है। तो यहाँ पे दे क्रिटिसाइज वेस्टर्न फेमिनिज्म फॉर इग्नोरिंग कॉलोनियल एंड रेशियल हिस्ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने डबल कॉलोनाइजेशन की भी बात कर देंगे लोग कि कैसे जेंडर के थ्रू तो ऑपरेशन हो ही रहा है पर रेस के थ्रू भी ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है तो ये ट्राई करता है कि ये मेन सेंटर ऑफ अटेंशन किसको दे, ये मेन सेंटर ऑफ अटेंशन दे हमारे थर्ड वर्ल्ड की औरतों को, या जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लोबल साउथ की औरतों को। ग्लोबल साउथ में अगर आप देखो तो ग्लोबल साउथ में सारे डेवलप्ड नेशन आ जाएंगे और ग्लोबल साउथ में सारे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि जो भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की औरतें हैं उनको वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के, उनको वो मेन सेंटर ऑफ अटेंशन रख के प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें थिंकर्स देखने को मिलते हैं लाइक गायत्री स्पिवाक। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देख लिया है। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसमें कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको डाउट्स अभी क्लियर कर दूंगी। आई थिंक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए बिकॉज हमने बहुत अच्छे से देखा है, बस कुछ भी आपको समझ ना आए या कहीं भी आपको किसी भी दो टाइप्स में कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर दैट आउट। अब हम चलते हैं अप्रोचेस पे। ठीक है, कि आपको फेमिनिज्म में पढ़ने के लिए कुछ अप्रोचेस चाहिए। मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि हम 3 अप्रोच देखने वाले, वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो वी विल स्टार्ट विद वुमेन इन डेवलपमेंट। अब इनका क्या कहना था कि डेवलपमेंट तो हो रहा है पर इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमें वुमेन को इंटीग्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मेन फोकस क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग वुमेन इनटू एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये 1970s के टाइप भी हमें देखने को मिला था। और अगर हमें इससे जो शुरू की हमने 4 टाइप्स देखी थी, उन शुरू के 4 टाइप्स में अगर हमें इसको किससे कनेक्ट करना हो वुमेन इन डेवलपमेंट को, तो हम लिबरल फेमिनिज्म को कनेक्ट कर सकते हैं। लिबरल फेमिनिज्म बात करते हैं इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी की। तो वुमेन एंड डेवलपमेंट क्या बोलता है, फिर से देखो, वुमेन एंड डेवलपमेंट बोलता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें आपको वुमेन को भी इंटीग्रेट करना है, बिकॉज एट द एंड वुमेन आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो उनका इंटीग्रेशन भी जरूरी है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। देन यहाँ पर मेन गोल क्या रहता है, यहाँ पर मेन गोल रहता है वुमेन एंड डेवलपमेंट के अंदर, इस अप्रोच के अंदर,
कि आपको औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो या पॉलिटिक्स की बात हो। तो यहाँ पे दे टॉक अबाउट कि कैसे औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, ठीक है। अब इनको क्रिटिसाइज भी किया गया इस अप्रोच को, ठीक है। इस अप्रोच को क्रिटिसाइज क्यों किया गया कि यार उनका बोलना था कि आप देखो, आप ना औरतों को एक होमोजेनियस कैटेगरी की तरह कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे आप इंटरसेक्शनैलिटी लैक कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि दुनिया की सारी औरतें एक जैसे हैं, उनका सारा ऑपरेशन का रूट कॉज एक ही है। तो इस वजह से उनको क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं होमोजीनियस ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे थे वुमेन को, ठीक है। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है उनको भी इग्नोर कर, तो सोशल इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज सोशल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स उनको इग्नोर कर रहे थे। इन्होंने बस बोला कि औरतों को इंटीग्रेट कर दो डेवलपमेंट प्रोसेस में, काम ही खत्म, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट हो जाएगी। बट जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, हु विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो ये इन्हीं वजह से दो कारणों, जो मेजर दो कारण से, इनकी वजह से इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। पहला कि होमोजेनियस ग्रुप, दूसरा कि जो सोशल स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटीज हैं उनको इग्नोर करते हुए चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वुमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मेन फोकस रहता है कि ये समझना कि जो औरतों का भी रोल है डेवलपमेंट, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ मैंने आपको बता दिया, तो इनका जो वुमेन एंड डेवलपमेंट का मेन फोकस है, ये ग्लोबल साउथ पे रहकर ये बोलते हैं कि जो औरतों का रोल है डेवलपमेंट में, उसमें उसको पे आपको फोकस में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको लेट 1970s में देखने को मिलता है, और अगर आपको इसको लिंक करना है तो आप कर सकते हो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म से, ठीक है। इनका ये बोलना था कि ठीक है, WID वाले क्या बोलते थे कि उनको डेवलपमेंट प्रोसेस में लाओ, ठीक है। तो इनका कहना था वुमेन एंड डेवलपमेंट वालों का कि लाओ, ठीक है, अच्छी बात है, तो उनके काम को रिकॉग्नाइज भी कर। ऐसा नहीं होता कि काम करी जा रही, उनको कुछ अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। तो इनका ये भी गोल था कि जो अभी के वुमेन के एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि अनपेड लेबर, अनपेड लेबर को तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो वुमेन एंड डेवलपमेंट वालों का ये कहना था, ठीक है, वुमेन शुड बी अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट उनके काम को रिकॉग्नाइज करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फोकस करते हैं रिकॉग्निशन पे कि आपको रिकॉग्नाइज करना है वुमेन के अभी के भी इकोनॉमिक एफर्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर भी इनको क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने जेंडर को डीपली एनालाइज नहीं किया, और ये वुमेन को अभी भी आइसोलेशन में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वुमेन एंड डेवलपमेंट की, तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट प्रोसेस में इंटीग्रेट करो औरतों को, और वुमेन एंड डेवलपमेंट वालों ने बोला कि ठीक है इंटीग्रेट करो, बट जो वुमेन ऑलरेडी काम कर रही हैं, जो कर चुकी है, उनके काम को रिकॉग्नाइज भी करो। तो यहाँ पे जो मेजर बात आ जाती है दैट इज अबाउट रिकॉग्नाइज करना, कि रिकॉग्नाइज भी तो करो उनके काम को, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम हमें वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट में देखने को मिली कि वो औरतों को आइसोलेशन में देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को तो इग्नोर ही करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है, ये जेंडर रिलेशंस को एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को ही फोकस में रखता है, ठीक है। दिस अप्रोच बेसिकली एग्जामिन करते हैं कि जेंडर रिलेशन और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज का क्या रिलेशन है, क्या नहीं, कैसे इनको सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड हमें 1980s के अराउंड देखने को मिलता है, और इसको लिंक करना है तो हम कर सकते हैं अपने सोशलिस्ट फेमिनिज्म के साथ। सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है मैं बता, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मेन गोल था कि जो ये अनइक्वल पावर रिलेशंस है ना औरतों और आदमियों के बीच में, इसको ट्रांसफॉर्म करो यार, इक्वालिटी लाओ, ठीक है। आप किसी भी डोमेन की बात कर लो, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वहाँ पे मेल ही डोमिनेंट है, मेल के पास ही ज्यादा पावर है। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट वालों का था कि बहुत टाइम हो गया, चलो अब ट्रांसफॉर्म करते हैं, इक्वालिटी पे आते हैं, जो भी हमारे पावर स्ट्रक्चर है इसको फिर से रीडिफाइन करके इक्वल पावर्स की बात करते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इनका था कि जो ये अनइक्वल पावर रिलेशन है इसको ट्रांसफॉर्म करके इक्वल पावर रिलेशन में बदल देते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। अब ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट वाले थे, इन्होंने जेंडर एनालिसिस किया अच्छे से, ताकि ये जो लोग लाइक जेंडर रोल्स हैं उनको समझ पाए, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को भी समझे कि कहाँ पे औरतों का रोल दिया जा रहा है उनको, कहाँ पे उनको नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा तो दिया जाए, ठीक है। अब अगर मैं इन शॉर्ट की बात करूँ, आप इतना सा भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बनाना तो आप इतना सा भी नोट कर सकते हो कि वुमेन इन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि औरतों को डेवलपमेंट में ऐड कर दो, डेवलपमेंट प्रोसेस में औरतों को ऐड कर दो, ठीक है।
और वुमेन एंड डेवलपमेंट क्या बोल रहा है कि यार ठीक है ऐड करो, बट जो उसका एग्जिस्टिंग काम कर रही है औरतें उसको भी रिकॉग्नाइज कर रही है, जिसमें हम अनपेड लेबर भी देखते हैं। एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट क्या बोलता है कि जो ये अनइक्वल जेंडर स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी है इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अगर आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं अप्रोचेस के, तो ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो, क्रक्स में आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आई होप ये 3 अप्रोचेस पे क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, दैट इज हमारे फेमिनिस्ट थिंकर्स, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपने फेमिनिस्ट थिंकर्स की, तो यहाँ पर हमें कुछ मेजर थिंकर्स देखने, हम सारे फेमिनिस्ट थिंकर्स को हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज सीयूटीपीसी का ही एग्जाम है। तो जितने थिंकर्स मैं इस वीडियो में बनाऊंगी दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट थिंकर्स, ठीक है, रिगार्डिंग जेंडर से रिलेटेड थिंकर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरी वोllstonecraft, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थिंकर का पहले मैंने आपको टाइप बताया कि वो किस टाइप के अंदर लाइक करेगा, उनका की वर्क क्या है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं मैरी वोllstonecraft की, तो मैरी वोllstonecraft हमारी आती है लिबरल फेमिनिज्म दैट टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो इनकी जो बुक है दैट इज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस बुक को इग्नोर नहीं करना, और ये थिंकर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी बुक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अब इनकी एक और बुक है दैट इज विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। ये दोनों बुक्स ही इन्हीं की है। तो जो ये वाली बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1792। अब यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि वुमेन पोसेस इक्वल रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एज मैन, एडवोकेटेड फॉर इक्वल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। अब देखो इन्होंने एडवोकेट किया ना, कि इन्होंने सपोर्ट किया इक्वल एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाले पर्सपेक्टिव को, तो ये लिबरल में तो आएंगी, क्लियर हो गया। अब उसके अलावा इनका ये भी कहना था, देखो यहाँ पे भी इन्होंने फिजियोलॉजी की बात की, इन्होंने क्या बोला कि जो औरतों की समझने की क्षमता है, जो औरतों की रैशनैलिटी है, जो औरतों का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो बराबर ही है आदमियों से, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, उनको इक्वल ट्रीट करो। नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटी फ्रीडमैन। अब बेटी फ्रीडमैन हैड टॉक्ड अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, ये भी लिबरल फेमिनिज्म के अंदर आता है। एंड देन इनकी जो मेजर बुक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फेमिनिन मिस्टेक। लाइक they identified the problem with knowing the dissatisfaction of educated middle class women confined to domestic roles। अब इनका मानना ये था कि मिडिल क्लास औरतों को पढ़ा तो दिया जाता है, पर एट द इनको काम ही करना पड़ता है, ऐसा एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या, इन जनरल दिस इज ट्रू। लाइक अगर मैं बात करूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं मोस्टली टाउन एरिया में रहती हूँ, बट हमारा गाँव भी है, तो मतलब गाँव सबको आता है, तो जहाँ पे मेरी दादी रहती है ना, वहाँ पे हमने एक जनरल पैटर्न नोटिस किया है कि वहाँ पे एट मैक्स ये देखा जाता है कि आपकी ग्रेजुएशन हो गया देन यू शुड गेट मैरिड, खत्म। आप पढ़े लिखे तो हो गया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप शादी कर लो, मतलब उनका ये माइंडसेट ही नहीं है वहाँ पे कि वी हैव टू गेट अ जॉब। लड़कियों का माइंडसेट नहीं है ना, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर उस चीज़ को आप देखोगे ना, तो यू कैन रिलेट टू हिज वर्क वेरी इजली, ठीक है, वर्क वेरी इजली, कि आप एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हो, पर क्या वर्क कर पा रहे हो, नहीं, आपको वो डोमेस्टिक स्फीयर में ही रह के सारा काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो इनकी बात करते हैं। देन हम बात करते हैं मार्गरेट बेंसन की। मार्गरेट बेंसन हैव टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। तो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अंदर लाइक करेंगे, और इनकी बुक का नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वुमेन्स लिबरेशन। इनकी बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप याद रख सकते हो। बट यहाँ पर ये याद रखना है कि इन्होंने बात की थी रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की औरतों के पर्सपेक्टिव में। तो जो ये रिजर्व आर्मी का लेबर, इसके बारे में फ्रेडरिक एंगल्स ने भी बात की। फ्रेडरिक एंगल्स जो थे वो हमारे मार्क्स के फ्रेंड थे, ही हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस। बट ये हमारे जो थिंकर है दैट इज मार्गरेट बेंसन, दे हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस, ठीक है। देन वी हैव केट मिलेट। केट मिलेट हमारे पास आएंगी रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर। इनकी बुक आप याद रख सकते हो, दैट इज सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे दे एनालाइज्ड patriarchy as a political institution, highlighted sexual oppression as fundamental to women's subordination, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि जो ये पैट्रियार्की को अगर हम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा, ठीक है, सॉरी, उन्होंने पैट्रियार्की को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका ये भी मानना था कि जो वुमेन सबॉर्डिनेशन इज इक्वल टू सेक्सुअल सबॉर्डिनेशन। अगर औरतों को आपको सबॉर्डिनेट करना है तो आप उनको सेक्सुअली ऑप्रेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज नोटिस की, आदमियों को क्या लगता है कि अगर ये औरत
लाइक सप्रेस नहीं हो रही है, सबऑर्डिनेट नहीं हो रही है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऑप्रेस हर सेक्सुअली। ठीक है, तो ये इसके बारे में उन्होंने बात की थी कि ऐसा करते हैं मेल लोग। ठीक है, आई होप इनका भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम चलने वाले हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर पे, दैट इज साइमन डी बोवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो साइमन डी बोवर थी, ये आती थी हमारे रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, इनकी बुक थी द सेकंड सेक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1949। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें, इन्होंने एक कोट की बात की थी जिसमें उन्होंने बोला था वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। कि एक औरत है ना, वो पैदा होते ही औरत नहीं होती है, वो सोसाइटी उनको सिखा देती है कि यू नो आप औरत हो, आप कैसे करना, आप अगर आप यू नो अगर आप थोड़े बाल कटवा लोगे तो तुम क्या ऐसे लड़का बन के घूम रही हो, राइट। तो वो जो सारी चीजें हैं कि उनके इस कोड के थ्रू हमें पता चलती है कि वन इज नॉट बॉर्न वुमेन। ठीक है, बट उनको ये सिखा दिया जाता है धीरे धीरे। तो उनका कोड यही हमें बताता है कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। ठीक है, देन हमें देखने को मिलती है पेट्रिशिया हिल कॉलिन्स, जिन्होंने बात की थी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की। इसके पहले क्रिम्बल और क्रंशॉ ने की थी, बट हाँ इंटरसेक्शनलिटी में भी उन्होंने ज्यादा फोकस किया था ब्लैक फेमिनिज्म पे। इन्होंने ब्लैक औरतों को आगे फोर्स फ्रंट पे रखा था अपनी स्टडीज में। ठीक है, तो इनकी जो बुक है दैट इज ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट, तो ये बुक भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया था कि कैसे जो इंटरसेक्शनैलिटी है ये और ज़्यादा ऑप्रेस करती है वुमन को। इंटरसेक्शनैलिटी हमने देखा, तो आई डोंट थिंक मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट हाँ, इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी के साथ साथ, आप बस इतना याद रखो कि इनका मेन फोकस था ब्लैक फेमिनिज्म पे अंडर इंटरसेक्शनैलिटी, और इनकी बुक का नाम था ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट। इतना आई गेस दैट वुड बी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नैन्सी हैडस्टॉक पे। अब यहाँ पे बात आती है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। ठीक है, अब स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म क्या होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं एक अपर क्लास वुमेन हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, जेंडर ऑपरेशन, तो अगर मैं अपर कास्ट से बिलोंग कर रही हूँ और अगर मैं लोअर कास्ट की फेमिनिज्म की भी बात कर रही हूँ ना, यू नो my friend suffer from this, suffer from that because she belongs to a lower class but she is a woman, तो उनका कहना ये कि मैं इनके एक्सपीरियंसेस को तो नहीं जी पा रही ना, मैं इनके जितना मर्जी मैं चाहूँ, मैं इनके पर्सपेक्टिव से तो नहीं जी पा रही, राइट। तो स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट कि आप किस किस लेवल पे खड़े होकर आप देख रहे हो, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, हम इस लेवल पे खड़े होकर देख रहे हैं कि यार मेरे पे बहुत जेंडर ऑपरेशन हो रहा है, दूसरों पे बहुत जेंडर ऑपरेशन हो रहा है, पर हम इस लेवल पे तो आए ही नहीं, राइट। तो ये हमें बताता है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म कि अगर हमें इनकी अगर हमें लोअर कास्ट की औरतों के प्रॉब्लम को समझना है तो हमें भी इसी लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी इनके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाट स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट। ठीक है, तो यही है जिन्होंने मेजरली बात की थी हमारे फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी की। ठीक है, और वो क्या होता है मैंने बता दिया। देन हमारे पास किम्बर्ली क्रंशॉ आते हैं, जो मैंने बोला था कि इंटरसेक्शनल जो टर्म है, इंटरसेक्शनैलिटी जो टर्म है, इन्होंने कॉइन की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये इलस्ट्रेट करते हुए बताया था, ये समझाया था कि कैसे रेस एंड जेंडर एक साथ आकर कहीं ना कहीं डबल डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं डोना हार्वे की। अब डोना हार्वे में उन्होंने बात की साइबॉर्ग। सबसे पहले यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड साइबॉर्ग क्या होता है। ठीक है, साइबॉर्ग का मतलब क्या होता है, लिख दीजिए यहाँ पे। साइबॉर्ग का मतलब होता है एक ऐसा यू कैन से एन इंडिविजुअल जो बायोलॉजिकली पूरा ह्यूमन नहीं है, मतलब वो बायोलॉजी प्लस यू कैन से मशीन्स का आउटपुट है। कि जैसे हम बोले कि जैसे अगर हमारा हार्ट टूट गया, हमारा हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, या हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो वहाँ पे मैकेनिकली फिट किया जाएगा, हमारा फेक हैंड लगाया जाएगा, हमें हमारे अंदर मैकेनिकल हार्ट लगाया जाएगा, तो उसी को साइबॉर्ग बोलते हैं। साइबॉर्ग इज व्हाट, साइबॉर्ग इज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड यू कैन से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, जो बायोलॉजी है हमारी, जो हमारा फिजियोलॉजी है, उसमें अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इनपुट डालते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मशीन्स का इनपुट डालते हैं, उसको हम साइबॉर्ग बोलने लगेंगे। एक ऐसा इंडिविजुअल जो बायोलॉजिकली पूरी तरीके से ह्यूमन नहीं है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी
कि जो भी यू कैन से मैकेनिकल हार्ट है या कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में पुट इन कर देंगे, तो आई विल बी अ साइबॉर्ग नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन अकॉर्डिंग टू डोना हार्वे। ये साइबॉर्ग है। बट जब डोना हार्वे बात करती है, उन्होंने एक बुक दी थी साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। जब वो इसकी बात करती है ना, यहाँ पे शी हैड टॉक्ड अबाउट कि कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है बिना टेक्नोलॉजी की लाइफ, इनके बीच की तो बाउंड्रीज ब्लर हो गई बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहकर ना चाहकर टेक्नोलॉजी से जुड़े ही हुए। अभी आप पढ़ रहे हो, राइट, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का रोल तो है ना। तो ये कहीं ना कहीं बता रहे कि टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा बढ़ गया, यू नो, टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बात करते हैं वो साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंदना शिवा की, शी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर जब हम बात करते हैं इकोफेमिनिज्म की। इनकी बुक है स्टेइंग अलाइव, वुमेन इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। तो इकोफेमिनिस्ट थिंकर है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने लिंक किया इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म से, ठीक है। इन्होंने बोला यू नो देयर शुड बी वुमेन लेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इकोफेमिनिज्म वालों का ये भी मानना रहता है ना कि औरतें ज्यादा अच्छे से समझ सकती है नेचर, ठीक है, बिकॉज औरतें और नेचर काफी हद तक सिमिलर है यार। क्योंकि देखो हम बोलते हैं कि जो लैंड है कि हमें खाना देती है, ठीक है, ये हमें प्रोवाइड है, ये हमें नर्चर करती है, हमारे खाने को नर्चर करती है, जिससे हम नर्चर हो पाते हैं। तो औरतों भी नर्चर करती है ना बच्चों को। तो वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की जब बात करते हैं, यू नो, वो एक सेम लेवल पे ला के रख देते हैं इन्वायरमेंट को और वुमेन को, तो वो इको फेमिनिज्म हुआ। तो वंदना शिवा जो हमारी थिंकर है, वो हमारी एक इको फेमिनिस्ट थिंकर है, जिनकी बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। वो भी ये बोलते हैं कि यू नो जो ऑपरेशन का कारण है जेंडर और लाइक वुमेन और हमारे इन्वायरमेंट का, दोनों का ऑपरेशन का कारण है पैट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल तरीके से वुमेन लेड हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मैरियम मीस पे, who is a eco-feminist thinker and also a Marxist feminism. लाइक मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अंदर भी ये आती है, बिकॉज आप यू नो देयर आर सर्टेन थिंकर्स जिनको आप रिजिड कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। वो अगर आप देखो मार्क्सिस्ट और इको फेमिनिज्म में भी एक कॉमन पॉइंट है, दैट इज कैपिटलिज्म, ठीक है। तो आप उनको एक रिजिड बाउंड्रीज में डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिया है। इनकी बुक है पैट्रियार्की एंड एक्युमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, ठीक है। So he had criticized, she criticized capitalist patriarchal exploitation of women and nature, promoted subsistence economies and women empowerment. सेम चीज़ है इको फेमिनिस्ट से, सेम चीज़ है कि कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की है ये जो एक्सप्लॉइट कर रही है औरतों को और इन्वायरमेंट को, और हमें सब्सिस्टेंस इकोनॉमी पे वर्क करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करना चाहिए, क्लियर। देन हम बात करते हैं जूडिथ बटलर की। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जूडिथ बटलर, दैट पर्सन कम्स अंडर पोस्ट मॉडर्न या क्वीर फेमिनिज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी बुक जो आपको याद रखनी है, दैट इज जेंडर ट्रबल। तो इनकी बुक जो ये जेंडर ट्रबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट पर्सन इज आल्सो टॉक्ड अबाउट अनडूइंग जेंडर, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ये जेंडर है ना, जेंडर इज अ परफॉर्मेंस, जेंडर है, जेंडर एक परफॉर्मेंस है, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अब जूडिथ बटलर ही थे जिन्होंने चैलेंज किया था कि आप ये जो बाइनरी चीजें रख रहे हो ना कि या तो मेल या तो फीमेल, दैट इज नॉट ट्रू। जो जेंडर है ये एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, जेंडर इज व्हाट वी परफॉर्म, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हम चाहें तो अभी मैं लड़की की तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की की तरह बिहेव कर रही हूँ, बट अगर मैं चाहूँ, मैं आई कैन अंडू माई जेंडर एंड आई कैन यू नो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैन, फिजियोलॉजिकली नहीं, बट मैं यहाँ पे बिहेवियर की बात करी, यहाँ पे मैं एक्शंस की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जूडिथ बटलर क्लियर हो गया, जेंडर ट्रबल इनकी बुक है। लाइक दैट पर्सन आई टॉक्ड अबाउट जेंडर इज अ परफॉर्मेंस, की जेंडर आपका एक परफॉर्मेंस है, दैट पर्सन इज आल्सो टॉक अबाउट अनडूइंग जेंडर। नेक्स्ट हम चलते हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक पे, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनका मेन वर्क है जो हमें याद रखना है, दैट इज मिट नहीं रहा बेटा से। तो इनका जो मेन वर्क है दैट इज कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ये इंपॉर्टेंट है इनका वर्क, ठीक है। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था वेस्टर्न फेमिनिज्म को और कॉलोनियलिज्म को, और इन्होंने बताया कि कैसे जो मार्शनलाइज्ड ग्रुप्स हैं इनको भी आपस में मिलकर मोबिलाइज होना पड़ेगा पॉलिटिकली, तो इनको भी पॉलिटिकली पावर में आना पड़ेगा एक साथ आकर चीज़ों को सही करने के लिए।
तो गायत्री विभाग की जो सबसे मेजर चीज आपको याद रखनी है दैट इज द कैन द सबऑर्डिनेट स्पीड। एटलीस्ट मेक श्योर जो इन पे मैंने स्टार्स लगाया ना वो आप एटलीस्ट अच्छे से याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैरियट मार्टिन। एंड जब हम बात करें हैरियट मार्टिन की, हमारी फर्स्ट जगह से फीमेल सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है। इनका मेन आप यही याद रखो, ठीक है। उसके अलावा कुछ है नहीं ऐसे याद रखने के लिए। देन हम बात करते हैं लीला दुबे की, ठीक है। लीला दुबे हमारी पोस्ट कॉलोनियल फैमिलिज्म की बात करती है, पोस्ट कॉलोनियल फैमिलिज्म के अंदर आती है। और यहाँ पे ये इंडिया फोकस बात ज़्यादा करती है और ये फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी पे भी वर्क करती है। अब यहाँ पे इनकी आप बुक देख सकते हो दैट इज वुमेन इन किंगशिप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है लीला दुबे में, लीला दुबे सबसे पहले शी वाज द वाइफ ऑफ एस सी दुबे, ठीक है। एस सी दुबे हमने इंडियन थिंकर्स में पढ़ा। तो यहाँ पे लीला दुबे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नोट करना है सीड एंड अर्थ मेटाफर, ठीक है। तो जो लीला दुबे है उन्होंने ये मेटाफर यूज किया था, उन्होंने कंपेयर किया था एक सीड को मेल से एंड अर्थ को फीमेल। सीड को उन्होंने मेल से कंपेयर किया एंड अर्थ को उन्होंने फीमेल से कंपेयर किया, बिकॉज वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करती है, तो इसलिए उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया था, ये मेटाफर लिया था, ठीक है। इन्होंने इस मेटाफर के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन करने का शुरू किया कि जो जैसे सीड है, सीड ही है जो लाइफ गिव करता है, राइट। एक्चुअल में आप जमीन को छोड़ दो तो वो बंजर है, राइट। उसमें आप बीज उगाओगे, ठीक है, आप उस पर सीड डालोगे तभी वहां पे एक प्लांट ग्रो होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सीड को काइंड ऑफ बोल रहे हैं कि ये एक्टिव है एंड जो लैंड है हमारी, जो हमारी अर्थ है, ये पैसिव है, ये जो पैसिव वर्क कर रही है क्योंकि इनका कुछ से नहीं है, यू कैन से इनका कोई से ही नहीं है बातों, ठीक है। अर्थ से कोई से ही नहीं है, लाइक जो सीड है जब तक वो ग्रो नहीं होगा अर्थ पे एक प्लांट नहीं ग्रो करेगा। तो यहाँ पे वो यही बोले कि जो सीड है ये एक्टिव है एंड ये लाइफ गिविंग प्रिंसिपल है। अगर लाइफ चाहिए तो सीड को लाइक सॉरो करना ही पड़ेगा, सो करना ही पड़ेगा लैंड में, अर्थ में, ठीक है। जबकि वुमेन को इनसे कंपेयर किया गया, अर्थ को इनको पैसिव बोला गया है, प्लस इनका काम क्या है कि ये सिर्फ नर्चर करे उस सीड को, ठीक है, और उस सीड को रिसीव करे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि जो यहाँ पे मेल अगर हम कंपेयर करते हैं सीड एंड मेटाफर को और इधर आदमियों से, तो अगर आप देखोगे जैसे सीड को अगर हम जमीन में बोते हैं तो एक प्लांट उगता है, तो यहाँ पर जो लाइफ गिविंग है, जो लाइफ गिव करने का काम कर रहा है दैट इज सीड, और जो अर्थ है उसका काम है सिर्फ उसको रिसीव कर, ठीक है, और उसको नर्चर करना उस प्लांट को। इन द सेम वे अगर हम आत्म और औरतों की बात करें जो लाइफ गिविंग प्रिंसिपल है दैट विल कम अंडर द वर्क ऑफ मैन, एंड औरतों का काम है उसको रिसीव करना एंड नर्चर करना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एयर हॉस्टाइल पे। अब जो है एयर हॉस्टाइल है ये आपके पीवाईक्यू में भी आ रखा है गेट, तो मुझे याद है गेट 2025 में, गेट 2025 में शायद आ रखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द बट गेट में आ रखा है। तो यहाँ पर इनकी जो बुक है दैट इज द मैनेज्ड हार्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये बुक याद रख लेना बिकॉज ये किसी पीवाईक्यू में आ रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने इमोशनल लेबर के टर्म को कॉइन किया, ठीक है। जब ये कॉइन करते इमोशनल लेबर के टर्म को, तो इन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया था कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं, ठीक है, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं इनको कहीं ना कहीं एक उनका काम यही होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना, एक स्माइल अपने फेस पे रखें, अच्छे से लोगों को काइंडनेस से ट्रीट करें। तो वो जो लेबर उनसे एक्स्ट्रा करवाई जाती है, वो जो इमोशनल लेबर उनसे कराया जा रहा है, जो इमोशनल का यू नो इमोशनल होने का सारा बर्डन, जो इमोशनैलिटी दिखाने का सारा बर्डन, केयर करने का सारा बर्डन औरतों पर डाला जा रहा है, दैट्स व्हाट इमोशनल लेबर इज एंड एयर हॉस्टाइल हैज टॉक्ड अबाउट इट, क्लियर। देन हम आते हैं रेवन कॉर्नेल पे, ठीक है। रेवन कॉर्नेल की कुछ सर्टेन थिंग्स है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये बुक आप याद रख सकते हैं मैस्कुलिनिटीज एंड जेंडर एंड पावर, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो आपको याद रखना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। यहाँ पे उन्होंने क्या 4 या 5 टाइप की मैस्कुलिनिटीज के बारे में बात की थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, तो आपको यही याद रखना है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपको बोलोगे कि प्रॉपर, अगर मैं ले मैन टर्म्स में बताऊँ, ऐसा बोला जाता है कि प्रॉपर लाइक आदमी वही है, एक मर्द वही है जो पावर में रहे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की में रहे, वो डोमिनेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी उसी चीज को दर्शा रही है कि हाउ अ मैन हैविंग हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी वुड बी डोमिनेंट, ठीक है, इन ऑल स्पेस ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे
एक हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी के थ्रू एक आइडल फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी को दर्शाया जा रहा है, मर्दानगी का एक आइडल फॉर्म को बताया जा रहा है कि कैसे वो डोमिनेंट इन नेचर होती है, और इसी से ही जो पैट्रियार्की है उसको कहीं ना कहीं एक पुश भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे रेवन कॉर्नर हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट जेंडर रेजाइम्स एंड जेंडर ऑर्डर। तब ये समझना, ठीक है, जेंडर रेजाइम्स क्या है कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अरेंज हैं आपस में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का, जिसकी वजह से हमारे जेंडर रिलेशंस बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट जेंडर रेजाइम्स, कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, जिसकी वजह से हमारे जेंडर रिलेशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब जो जेंडर रिजाइम है ये थोड़ा सा मैक्रो पर्सपेक्टिव में आ जाता है, और जब हम बात करते हैं जेंडर ऑर्डर की, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं सेम है कि आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ के जैसे करनी चाहिए कि ना इस इंस्टीट्यूशन में हमारे जेंडर रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, काफी सिमिलर टर्म्स हैं, बट जेंडर रिजाइम वुड फोकस ऑन मैक्रो पर्सपेक्टिव एंड जेंडर ऑर्डर विल फोकस ऑन माइक्रो पर्सपेक्टिव। एंड अगर हम बोल रहे हैं कि ये जेंडर रिजाइम को हम लिखते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन गेट कंफ्यूज, अगर हम बोले कि ये जो जेंडर रिजाइम है दैट इज अ फ्रेमवर्क, अगर हम इसको एक फ्रेमवर्क माने ना, यू नो अरेंजमेंट है, कैसा फ्रेमवर्क है, तो अगर हम बोले कि जेंडर ऑर्डर क्या है, जेंडर ऑर्डर उसका फिजिकल फॉर्म है, उसका क्या है, मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये मैक्रो है थोड़ा वे में, एंड जेंडर ऑर्डर इज माइक्रो, नॉट माइक्रो ऐसा, मैं सब भी बोल सकती हूँ, जो कि माइक्रो, देखो पहले ये देख, माइक्रो, मैक्रो एंड, तो अगर हम चीजों को एक बर्ड आई व्यू से देखते हैं, एकदम अपर व्यू से, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो। अगर हम बहुत ज्यादा नैरो होकर चले कि हम एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, दैट वुड बी माइक्रो। अगर हम मिडल में रह के बात कर रहे हैं, दैट वुड बी मेसो। तो अगर हम जेंडर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जेंडर ऑर्डर एंड जेंडर डिजाइन इज वेरी लाइक सिमिलर, बट जेंडर ऑर्डर में हम देखते हैं कि कैसे एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे हम अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, जेंडर ऑर्डर पे हम देखते हैं कैसे एक सर्टेन इंस्टीट्यूशन, एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में जेंडर रिलेशंस के। क्लियर? जब हम बात करेंगे एक सर्टेन इंस्टीट्यूशन की, एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट की, उसमें जेंडर रिलेशन क्या है, तो जेंडर ऑर्डर। अगर हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन एक अरेंजमेंट में है और वो हमारे जेंडर रिलेशंस को इम्पैक्ट करते हैं, दैट वुड बी जेंडर। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों चीजें भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं एन ओक्ली की। अब एन ओक्ली जो है, लाइक उन्होंने ये बुक दी थी सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी इन द ईयर 1972, और शी वाज द वेरी फर्स्ट थिंकर जिन्होंने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, ये चीज याद रखना कि सबसे पहले थिंकर जिन्होंने लाइक डिफरेंशिएट किया था बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, दैट वाज एन ओक्ली। ठीक है, अब सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेक्स क्या होता है कि आप बायोलॉजिकली कैसे हैं, ठीक है, आपके बायोलॉजिकली जो आपके पार्ट्स है वो कैसे हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाट सेक्स इज। बट जेंडर इज कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं बड़े होके, आपको सोसाइटी कैसे रोल में पुट इन कर रही है, दैट इज व्हाट जेंडर इज। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे जो एन ओक्ली है, शी हैड आल्सो क्रिटिसाइज्ड द मेडिकलाइजेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड वुमेन्स हेल्थ। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कि नो ये जो चाइल्ड बर्थ के पीछे का जो मेडिकल यूज करते हैं ना, मेडिसिन वगैरह इतनी सारी देते हैं, उसके बाद जो वुमेन की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया था। ठीक है, नेक्स्ट कम्स उमा चक्रवर्ती। उमा चक्रवर्ती हमारी कहीं ना कहीं पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म हम उनको डाल सकते हैं, एंड इनकी बुक है जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा भी रखी है फिफ्थ क्लास में जब हम स्ट्रक्चरल इशू पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस कि उमा चक्रवर्ती बात करती है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की कि देखो पैट्रियार्की, उनका कहना था कि पैट्रियार्की हर स्फेयर में है, बट जो उनका काम था वो ज्यादा था कि पैट्रियार्की ब्राह्मीन्स में कैसी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। ठीक है, she developed the concept of Brahmanical patriarchy, a system where caste hierarchy and patriarchal control intersect to oppress women। ठीक है, कि कैसे पहले सिर्फ कास्ट मायने रखती थी या फिर क्या आपका जेंडर, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कास्ट और पैट्रियार्किकल कंट्रोल एक साथ आ रहा है, और वो लोअर कास्ट
के लोगों को, लोअर कास्ट की वुमेन को ऑप्रेस कर रहा है, दैट इज व्हाट ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। मतलब अगर एक दो इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल आपका ऑप्रेस कर रहा है और एक इंडिविजुअल आपका ऑप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 2। अब यहाँ पर अगर ये हमारा इंडिविजुअल 1 जो है, ये यू कैन से आदमी है, ये औरत है, तो अब ये आदमी औरत को ऑप्रेस कर रहा है, तो ये तो नॉर्मल ऑपरेशन हो गया। बट इमेजिन अब ये आदमी एक ब्राह्मण कैटेगरी से, ब्राह्मण कास्ट से, और ये औरत एक लोअर कास्ट से, दलित वुमेन है, तो अब जो ये आदमी इस औरत को ऑपरेस करेगा, वो उसका ऑपरेशन की टेंडेंसी, ऑपरेशन का लेवल काफी बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जिमरमैन पे, जिन्होंने मेजरली हमारी बात की थी डूइंग जेंडर की, ठीक है, कि उनका कहना यह था कि ये बुक याद रखना, ठीक है। उनका कहना ये था कि जेंडर इज नॉट व्हाट वी आर बट व्हाट वी डू इन एवरीडे इंटरेक्शन। कि देखो जेंडर ये नहीं बताता हमें कि हम क्या है, जेंडर इज नॉट व्हाट वी आर, हम क्या है वो जेंडर नहीं है, बट हम रोज की लाइफ में, हम अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, दैट्स व्हाट जेंडर इज। जेंडर इज नॉट व्हाट वी आर बट व्हाट वी डू इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जेंडर एक रूटीन है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम बात करें एवरीडे एक्शंस की, एवरीडे लाइफ की, तो जेंडर एक रूटीन की तरह ही सामने आता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है, जब हम बात करेंगे फेमिनिज्म की, फेमिनिस्ट थिंकर्स की, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लिया। हमने देखा कि शुरू हमने कहाँ से किया, चलो रिवाइज कर, ठीक है। शुरू हमने किया था फेमिनिज्म से, कि फेमिनिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो ये नोशन हटा दो, मैंने पहले ही बोला था कि ये नोशन हटा देना आपको, कि फेमिनिज्म इज द सुपरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर मैन। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, इट इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स। फिर हमने टाइप्स देखे, टाइप्स में लिबरल फेमिनिज्म देखा, जो इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हमने रेडिकल फेमिनिज्म देखा, याद आया। फिर हमने सोशलिस्ट फेमिनिज्म देखा, हमने मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म देखा, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म देखा, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म देखा, इको फेमिनिज्म देखा, एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इनमें कुछ सर्टेन थिंकर्स देखे। फिर हम जब किए अप्रोचेस पे, अप्रोचेस में हमने देखा वुमेन इन डेवलपमेंट की, कैसे आपको औरतों को डेवलपमेंट प्रोसेस में ऐड करना चाहिए। हमने देखा वुमेन एंड डेवलपमेंट की, जो औरतों का एग्जिस्टिंग काम है उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देन हमने देखा जेंडर एंड डेवलपमेंट, जो कि स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी पे भी बात करता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन हमने कुछ जो फेमिनिस्ट थिंकर्स थी उनको देखा, जैसे मैरी वोllstonecraft, राइट, हमने उनको देखा, हमने साइमन डी बोवर को देखा, हमने एयरहॉफ को देखा। तो ऐसे करके हमने कुछ उमा चक्रवर्ती, लीला दुबे, हमने इंडियन फीमेल थिंकर्स को भी देखा, वंदना शिवा को हमने देखा। ऐसे करके हमने अपने फेमिनिस्ट थिंकर्स भी कवर किया। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नोट्स ढंग से बना लेना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।